मूवी की शुरुआत में हम एक साइकेट्रिस्ट को देखते हैं जो सूरी नाम के लड़की का इंटरव्यू ले रही थी। सूरी अब नर्वस होने लगती है क्योंकि डॉक्टर ने वहाँ पर कैमरा लगा दिया था और वो इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रही थी। वो साइकेट्रिस्ट सूरीन को उसकी स्टोरी स्टार्टिंग से बताने को बोलती है। अब सूरीन बताने लगती है कि उसकी माँ ने कुछ साल पहले डोक्यो नाम के एक आदमी से शादी की थी। शादी के कुछ महीने बाद उसकी माँ गुजर गई और तब से वो अपने स्टेपडैड के साथ रह रही है। डोक्यो दरअसल एक आइलैंड के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, इसलिए सूरीन और उसके डैड को उस आइलैंड पर शिफ्ट होना पड़ा। वो आगे कहती है कि जब से उसकी माँ चल बसी तब से वो खुश नहीं है और उसे अपने डैड के साथ बातचीत करना पसंद नहीं। फिर उसे उसी आइलैंड के एक नए स्कूल में एडमिशन दिलाया गया ताकि वो यहाँ कुछ नए दोस्त बना सके और अपने पढ़ाई में मन लगा सके। मगर उसने स्कूल में किसी के साथ दोस्ती नहीं की। वही उसके स्टेप डैड उसी टनल के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे होते हैं और उनका नाइट शिफ्ट होता है क्योंकि उस साइट पर बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते थे। उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को उस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। फिर एक रात सूरीन अपने फोन पर वार्म होल से रिलेटेड एक ब्लॉग पढ़ रही होती है और उस पर कमेंट कर रही होती है। सूरीन अंदर ही अंदर काफी दुखी थी और वो सब कुछ छोड़कर कहीं पर भाग जाना चाहती थी। वार्म होल के बारे में रिसर्च करते करते उसे इस टॉपिक पर और बाकी सुपरनैचुरल चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है, इसलिए वो अपने फोन से इंटरनेट पर लोगों से इन सब चीजों के बारे में बात करने लगती है। और वही स्कूल में भी वहाँ के कंप्यूटर पर इस टॉपिक पर बाकी ऑनलाइन लोगों से डिस्कस करती है। फिर एक बार वो अपना कंप्यूटर वैसा ही छोड़कर क्लास से बाहर जाती है, जिससे क्लास के बाकी बच्चे उसके कंप्यूटर को देख सूरीन का मजाक उड़ाने लगते हैं। स्कूल से घर जाते समय सूरीन की मुलाकात संगमिन नाम के एक लड़के से होती है जो उसी आइलैंड के एक अनाथ आश्रम में रहता था। संगमिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और सूरीन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर सूरीन उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। अगले दिन सूरीन देखती है कि संगमिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर सूरीन के ब्लॉग के बारे में डिस्कस कर रहा है जो वार्म होल्स के बारे में था। और संगमिन के बातों से ऐसा लगता है जैसे वो भी इन वार्म होल्स में इंटरेस्टेड है। स्कूल खत्म होने के बाद संगमिन सूरीन को फॉलो करने लगता है और कहता है कि उसने उसके ब्लॉग में जो कुछ भी लिखा है उसमें वो मानता है। अब इन दोनों में ये सब टॉपिक्स कॉमन थे, इसलिए इन दोनों में जल्दी से दोस्ती होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि सूरीन ने अपने खुद के नए अल्फाबेट्स बना लिए हैं ताकि वो संगमिन के साथ इस सीक्रेट लैंग्वेज में बात कर सके। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए सूरीन के डायरी में नोट्स लिखने लगते हैं। आगे दोनों टाउन के हर वीरान जगहों पर जाकर भूतों को ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो दोनों पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्टेड थे। पुराने घरों को ढूंढते हुए वो दोनों एक वीरान अबैंडन्ड घर के पास पहुंचते हैं जो जंगल के बीचों बीच था। ये दोनों उस घर को एक्सप्लोर करते हैं और बातें करते हुए वैक्स के ब्लॉक्स बनाने लगते हैं। हम यहाँ देख पाते हैं कि सूरीन सुंगमिन को चाहने लगी है और ये देख सुंगमिन शॉक हो जाता है। फिर एक दिन सूरीन को पता चलता है कि संगमिन अपने 3 दोस्तों के साथ उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा है ताकि वो इस टनल के एक्सप्लोजन्स को देख सके। आगे सूरीन भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और ये सभी बच्चे जंगल के रास्ते होते हुए उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। सूरीन और बाकी बच्चे फेंस पार कर लेते हैं, मगर उनमें से एक लड़का उनके साथ आने से मना कर देता है और वहां से वापस चला जाता है। अब ये बचे हुए चारों बच्चे एक चोटी पर से एक्सप्लोजन्स को देखने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर कोई एक्सप्लोजन्स नहीं होते, इसलिए वो लोग वापस जाने का डिसाइड करते हैं। जंगल के बीच रास्ते उन्हें एक छोटी सी गुफा नजर आती है। ये देखे चारों उस गुफा को एक्सप्लोर करने उसके अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर उन्हें पानी नजर आता है और पानी के अंदर उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। सूरीन को लगने लगता है कि ये चमकती हुई चीज कोई मीटियोराइट होगी, मगर सुंगमिन कहता है कि नहीं। इस चीज को लाने के लिए संगमिन पानी के अंदर कूदता है और उस चमकती हुई चीज को लेकर बाहर आ जाता है। गुफा के बाहर आते ही वो चीज चमकना बंद कर देती है। उन बच्चों को लगने लगता है कि ये चीज किसी अंडे जैसी है। वहाँ खड़ा एक लड़का टाइशी कहता है कि ये शायद एक टाइम गॉबलिन का एग होगा, क्योंकि उसके दादा ने उसे एक बार बताया था कि फुल मून के दिन पहाड़ियों के इलाके में एक गुफा अपने आप प्रकट होती है जिसके अंदर वो टाइम गॉबलिन रहता है। जो कोई भी आदमी उस गुफा में जाता है वो बूढ़ा होकर बाहर आता है। बाकी बच्चों को टैशी के बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि जब वो अंदर जाकर बाहर आए तो वो बूढ़े नहीं हुए। तभी सूरीन देखती है कि उसके माँ का गिफ्ट किया हुआ हेयर पिन उसके सर पर नहीं है, इसलिए वो इस पिन को लाने गुफा के अंदर जाती है। गुफा के अंदर जाने के बाद उसे अपना हेयर पिन नजर आता है, पर तभी वो देखती है कि एक दूसरा चमकता हुआ अंडा
पानी के अंदर है। कंफ्यूज होकर सूरीन गुफा से बाहर आ जाती है और देखती है कि जो अंडा उन्होंने बाहर लाया था वो टूट चुका है और उसके दोस्त कहीं पर मिसिंग है। अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, मगर उसे उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पुलिस फोर्स की टीम उन मिसिंग हुए बच्चों को जंगल में ढूंढ रही है। इस टीम को डिटेक्टिव आन लीड कर रहा था और उसे उन मिसिंग बच्चों को किसी भी हाल में ढूंढना था। आगे पुलिस वाले सूरीन को जंगल में ढूंढ लेते हैं और उसे हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। हॉस्पिटल पर डिटेक्टिव आन सूरीन से पूछता है कि जंगल में उसके और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ। ये सुन सूरीन उसे वो सारी गुफा वाली बात बताती है और उस चमकते हुए अंडे के बारे में भी, मगर डिटेक्टिव को सूरीन के बातों पर भरोसा नहीं होता। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए सूरीन उन्हें जंगल भी ले जाती है, मगर उसे वो गुफा कहीं दिखाई नहीं देती, मानो जैसे वो रातों रात कहीं पर गायब हो गई हो। तभी पुलिस का एक ऑफिसर आकर डिटेक्टिव आन को बताता है कि उन्हें एक मिसिंग बच्चे की लाश मिली है। यहाँ में पता चलता है कि जेवुक समंदर के किनारे मिट्टी में दबा हुआ मिला है, जैसे किसी ने उसे गाड़ दिया हो। डिटेक्टिव को पता चलता है कि जेवुक की मौत अस्थमा अटैक की वजह से हुई है। अब डिटेक्टिव को लगने लगता है कि ये कोई मिसिंग केस नहीं बल्कि कोई किडनैपिंग केस है, क्योंकि जेवुक को किसी ने बीच पर गाड़ दिया था। देखते ही देखते हफ्ते बीत जाते हैं, मगर उन्हें बाकी दो लड़कों का कोई आता पता नहीं मिलता। अब सुंगमिन के अलावा सूरीन का और कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो वापस अकेले अकेले रहने लगती है। वो भी अब बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसके दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या और वो अचानक कहां पर मिसिंग हो गए। फिर एक दिन जब सूरीन घर पर होती है तो उसे घर के बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। पता लगाने जब वो बाहर जाती है तो उसे एक आदमी जंगल की तरफ भागता हुआ नजर आता है। सूरीन उसे फॉलो करते करते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। सूरीन थककर एक जगह बैठ जाती है और वो आदमी सूरीन को देखकर ठहर जाता है। वो आदमी आगे धीरे धीरे सूरीन के करीब जाता है और बताता है कि वो उसका दोस्त सुंगमिन है। ये सुनते ही सूरीन डरकर वहां से भागने लगती है और भागते भागते अपने डैड के कार के सामने पहुंच जाती है और उसे उस आदमी के बारे में बताती है। अब ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है और वो लोग आगे जंगल में उस आदमी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यही आदमी वो किडनैपर होगा। डिटेक्टिव आन सूरीन से पूछता है कि उस आदमी ने उसे क्या कहा। बदले में सूरीन कहती है कि वो अपने आप को सुंगमिन बता रहा था। पुलिस ऑफिसर्स उस आदमी को काफी ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। पर पुलिस वालों को वो डायरी मिल जाती है जिससे सूरीन और सुंगमिन एक दूसरे से बात करते थे। जब सूरीन उस डायरी को देखती है तो उसमें सुंगमिन के कई सारे मैसेजेस होते हैं जो उसने नहीं पढ़े थे। यहाँ में पता चलता है कि सुंगमिन ने वो सारी चीजें इस डायरी में लिखी है जो उस दिन गुफा पर हुई थी। सुंगमिन ने लिखा था कि जब सूरीन हेयरपिन लाने गुफा में गई थी तो उसने और बाकी दो बच्चों ने उस अंडे को फोड़ दिया, मगर उस अंडे में कुछ नहीं था। उन्होंने सूरीन के बाहर आने का वेट किया, मगर वो बाहर नहीं आई। जब वो गुफा के अंदर गया तो उसे सूरीन दिखाई दी, जो बिल्कुल बर्फ की तरह जमी हुई थी। उसने उससे बात करने की कोशिश भी की, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसने देखा कि पानी की एक बूंद हवा में एक जगह ठहरी हुई है। जब वो गुफा के बाहर आकर आसमान की तरफ देखा तो उसे बर्ड्स हवा में एक जगह जमे हुए दिखाई दिए। आगे जब वो टाउन की तरफ गए तो शहर के सभी लोग और गाड़ियां एक जगह जमी हुई थी, यहाँ तक कि उनके फैमिली मेंबर्स भी। कुछ देर बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि दुनिया भर में टाइम एकदम से थमसा गया है। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो अब जो चाहे वो कर सकते थे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में उन्हें काफी मजेदार लगा, क्योंकि वो जो चाहे वो चीज खा सकते थे, शहर में घूम सकते थे और जब चाहे तब आराम कर सकते थे। फिर एक महीने बाद वो तीनों बोर हो गए और डिसाइड किया कि वो साइलैंड को छोड़कर दूसरी जगह जाकर चेक करेंगे, ये पता करने के लिए कि टाइम सिर्फ इसी आइलैंड पर थम गया है या पूरे दुनिया में भी। मगर उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि टाइम के फ्रीज होने से पानी भी एकदम से जम गया था और वो नाव लेकर दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। वही प्रेजेंट टाइम में सूरीन को रियलाइज होता है कि जंगल में जो आदमी उसे मिला था वो सच में सुंगमिन ही था। वो अब डायरी पढ़ना बंद कर देती है, क्योंकि उसे पुलिस को जंगल में तलाशी लेने से रोकना था, वरना पुलिस सुंगमिन को पकड़कर उस पर किडनैपिंग का इल्जाम लगा देती। पुलिस को गुमराह करने के लिए सूरीन उन्हें बताने लगती है कि उसने दरअसल पुलिस वालों से झूठ बोला, उसे जंगल में कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। इस बात को सुन पुलिस उस पर भरोसा कर लेती है और अब सूरीन अपनी डायरी वापस पढ़ना शुरू कर देती है। डायरी में लिखा हुआ होता है, जब 3 महीने हो गए तो वो तीनों बच्चे एक मॉल के टेंट में रहने लगे, मगर जेवुक की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्योंकि उसे अस्थमा था।
और उसका इनहेलर टाइम के थम जाने की वजह से काम नहीं कर रहा था। फिर एक रात जेवुक का दम घुटने लगा और वो मर गया। ये देखकर सुंगमिन और टेशी को काफी बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर ये तीनों जेवुक को बीच के किनारे दफना देते हैं। आगे 5 साल हो जाते हैं और कुछ चेंज नहीं होता। अब हम देख पाते हैं कि टेशिक और सुंगमिन अब टीनेजर्स हो चुके हैं। उन्हें बस इतनी उम्मीद थी कि एक दिन सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। सुंगमिन को लगने लगता है कि जब उनकी उम्र 20 साल की हो जाएगी तो सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए वो सभी लोगों के पास से थोड़े थोड़े पैसे चुराने लगते हैं, ताकि जब वो 20 साल के हो जाए तो उनके पास बहुत सारे पैसे हो। देखते ही देखते वो दोनों 20 साल के हो जाते हैं और टाइम पहले जैसा नॉर्मल नहीं होता। उनकी हिम्मत अब धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि वो अपने अकेलेपन से तंग आ चुके थे। फिर एक दिन जंगल के अबांडन घर में जब टेशिक और सुंगमिन रह रहे होते हैं तो सुंगमिन बाहर गुस्से से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। ये सब टेशिक छुप कर देख रहा होता है और वो भी अपनी हिम्मत हार जाता है। कुछ दिनों बाद सुंगमिन देखता है कि मून का शेप धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मतलब चीजें अब पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। ये बात वो टेशिक को बताने की सोचता है, मगर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो उसे आइलैंड के हर कोने में ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते एक चोटी के किनारे पहुंचता है। उसे वहाँ टेशिक के कपड़े दिखाई देते हैं और चोटी के नीचे देखने पर उसे टेशिक पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है। उसे पानी से बाहर निकालने सुंगमिन भी चोटी से कूद जाता है, पर तभी टाइम पहले जैसा नॉर्मल चलने लगता है और ये दोनों बीच के किनारे पहुंच जाते हैं। अब ये सब पढ़ने के बाद सूरिन उस अबैंडन घर के पास जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात सुंगमिन से होती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में वो दुनिया को बताएंगे, मगर उन्हें डर था कि कोई उनकी बात का भरोसा नहीं करेगा। वही पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें उन्हें सुंगमिन दिखाई देता है जो जंगल की तरफ भाग रहा था। वो अब सोचने लगते हैं कि यही वो किडनैपर है। रात के समय सुंगमिन सूरिन के कमरे में जाता है, क्योंकि इतने साल वो अकेला था, इसलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने सूरिन के पास चले आता है। अगले दिन टेशिक के पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं और डोक्यून को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यह सब उन एक्सप्लोजन्स की वजह से हुआ जिससे उनके बच्चे मारे गए। वही दूसरी ओर सुंगमिन और सूरिन सुंगमिन के अनाथ आश्रम जाते हैं। सूरिन वहाँ के वार्डन को सारी कहानी बताती है और सुंगमिन को अंदर बुलाने उसे आवाज देने लगती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और सूरिन को अपने साथ ले जाते हैं। सुंगमिन आगे उस वार्डन से मिलता है और वो सारी बातें बताता है जो वो यहाँ इस आश्रम में करता था, मगर इतना सब कहने के बावजूद वो वार्डन उसकी बात का भरोसा नहीं करती। वह डोक्यून सूरिन को अपने कमरे में बंद कर देता है, मगर सुंगमिन रात को आकर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे सूरिन बताने लगती है कि उसे गुफा के अंदर एक दूसरा अंडा मिला था। वो उस अंडे की मदद से टाइम को फ्रीज करके बड़ी हो सकती है और सबको साबित कर सकती है, मगर सुंगमिन को यह आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि वो जानता था कि अकेले रहना कितना मुश्किल है और वो नहीं चाहता कि उसने जो एक्सपीरियंस किया है वो सूरिन को करना पड़े। वही डोक्यून जब सूरिन का मोबाइल चेक करता है तो उसे वो अबैंडन घर दिखाई देता है जिसमें वो सुंगमिन के साथ थी। रात के समय डोक्यून उस वीरान घर पर जाकर सुंगमिन को मारता है और सूरिन को घर ले जाने की कोशिश करता है, मगर सुंगमिन वापस डोक्यून को मारकर सूरिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वहाँ पर पुलिस आती है और छानबीन करने लगती है। डिटेक्टिव आन को लगता है कि वो आदमी सुंगमिन होने का नाटक कर रहा है और सूरिन को अपने बातों में फंसा रहा है। अब सूरिन और सुंगमिन के मिसिंग की खबर हर न्यूज चैनल पर चलने लगती है और पुलिस को उन दोनों को ढूंढना था। आगे पुलिस सूरिन और सुंगमिन को चेस करती है, इसलिए सूरिन सुंगमिन को बचाने पीछे रह जाती है और कहती है कि वो उसे गुफा पर मिले। डिटेक्टिव वान सूरिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो आदमी सुंगमिन होने का नाटक कर रहा है, मगर सूरिन डिटेक्टिव की बात का भरोसा नहीं करती। वो आगे बाथरूम के बहाने वहाँ से भाग जाती है और गुफा के पास पहुँचती है। सूरिन पानी के अंदर जाकर वो अंडा ले लेती है और उसे सुंगमिन के हवाले कर देती है, मगर सुंगमिन सूरिन से कहने लगता है कि वो टाइम को फ्रीज ना करे। वो बताता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा और कन्फेस कर लेगा कि उसने ये सब किडनैपिंग्स किए हैं। इसलिए सुंगमिन सूरिन से दूर भागने लगता है और सूरिन उसके पीछे भागने लगती है। तभी पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें एक चोटी के किनारे घेर लेती है। एक ऑफिसर सुंगमिन को पकड़ने उसके ऊपर कूदता है और इस बीच सूरिन चोटी से लटक जाती है। डिटेक्टिव वान सूरिन की मदद करने जाकर वो भी लटक जाता है। देखते ही देखते डिटेक्टिव और सूरिन चोटी से नीचे गिरने लगते हैं और सुंगमिन यहाँ
सूरिन को बचाने के लिए वो अंडा फोड़ देता है। जब सूरिन की आंख खुलती है तो वो डिटेक्टिव के साथ बीच के किनारे पर होती है। सूरिन को पता चल जाता है कि उसे बचाने के लिए सुंगमिन ने वो दूसरा अंडा फोड़ दिया। अब सूरिन को आगे घर पर ले जाया जाता है, जहां वो अपने डैड से माफी मांगती है, क्योंकि उसने कभी भी डो क्यून को डैड के नजर से नहीं देखा और उसने उसके साथ काफी बुरा भी बर्ताव किया। कुछ देर बाद डिटेक्टिव आन आकर सूरिन से पूछता है कि वो दोनों चोटी से नीचे क्यों नहीं गिरे, मगर सूरिन जवाब में कुछ नहीं कहती। डिटेक्टिव आन समझ जाता है कि सूरिन ने उसे अब तक जो कुछ भी बताया था वो सब सच था। वो आगे सूरिन से रिक्वेस्ट करता है कि वह झूठा स्टेटमेंट दे दे कि किडनैपर ने उसे बहकाया और अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया, जिससे ये केस क्लोज हो जाएगा और वो बदनामी से बच जाएगी। अगले सीन में हम सूरिन को देखते हैं। ये सारी कहानी साइकियाट्रिस्ट को बता रही होती है। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि उसके इस कहानी पर वो एक किताब लिखेगी। कुछ महीने बाद हम सूरिन को देखते हैं, जो एक नई सिटी में शिफ्ट होने जा रही थी। वहां से जाने से पहले उसके पास वो साइकियाट्रिस्ट आती है और उसे वो बुक दिखाती है, जिसमें सूरिन के कहानी के बारे में लिखा हुआ था। जब सूरिन फेरी की तरफ जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सुंगमिन को देखा है, मगर जब वो कार से उतरकर वहां देखती है तो वहां सुंगमिन नहीं होता। आगे जब सूरिन डेक पर चढ़ती है तो उसे सुंगमिन दिखाई देता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह के बढ़िया मूवीज और सीरीज के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।